इसके पश्चात मुख्य अतिथि का शॉल उठाकर अभिनंदन करने हेतु निवेदन करता हूं डॉक्टर रमा मैम, डॉक्टर प्रभांशु और श्री सुमन जी से। हमारे बीच मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं। शांति शांति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। बहुत धन्यवाद राजेश। परम आदरणीय माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री देवेश श्रीवास्तव जी, मेरे सहलेखक विपुल जी, मैग्रो हिल पब्लिकेशंस के वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष जी, इनके साथी निखिल जी, मेरे साथ के बैचमेट्स IAS जी अशोक कुमार, मनोज यादव जी, मेरे पूर्व DG रहे उत्तराखंड में और RPF में श्री SK भगत जी, BSF में मेरे साथी और सहयोगी रहे SK सिंह और रावत जी, और भी बहुत सारे में कोई बैडमिंटन का साथी दिख रहे हैं मित्रा जी, और बाकी सभी यहाँ पे हंसराज कॉलेज के सभी सोसाइटी के, निष्ठा के और सभी बच्चों जो अब UPSC आने वाले दिनों में तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं। वर्ष 2013 में UPSC ने पहली बार इस सुरक्षा को, आंतरिक सुरक्षा के टॉपिक को सिलेबस में रखा UPSC के। मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो इवन स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे स्कूल लेवल पे एनवायरनमेंट पढ़ाई जाती है, ऐसे ही, क्योंकि जब तक राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा तो आगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए 2013 में जब ये पहली बार सिलेबस आया तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अगर हम इजराइल की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, वहाँ 2 साल की सर्विस, सैन्य सर्विस, मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है, ट्रेनिंग। तो वहाँ आदमी को ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। यहाँ हमें एक जागरूकता नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है। हम लोग जो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया द्वारा जो ज्ञान बांटा जा रहा है आजकल, गूगल यूनिवर्सिटी, कचरे नॉलेज के साथ फिर आधे अधूरे फैक्ट्स के साथ रहते हैं। तो इसलिए मेरे विचार से ये एक बहुत बड़ा कदम था UPSC का, क्योंकि नागरिकों को तो इसमें इस बड़ी भूमिका में शामिल होना ही चाहिए। मैं आपको अपने भारतवर्ष की जो एक ऐतिहासिक परंपरा रही है उस पर और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ चूँकि वर्ण सिस्टम था, तो ऐसा हुआ कि भाई क्षत्रिय लोग ही लड़ेंगे, वही राजा और सेना, और उसमें क्षत्रिय लोग ही रहेंगे। तो बाकी जो हमारी पॉपुलेशन थी नॉर्मली वो जो है सुरक्षा के उससे दूर रही सदियों से। उसका हस्तर हमने क्या देखा, आक्रमणकारी आते रहे, आक्रांता आते रहे और हम लोग हारते रहे। अगर पूरी समाज खड़ा हो जाता, जैसे बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, 5 प्यारे पैदा किए, सबको अमृत चखाया, तो बन गए सभी क्षत्रिय। हर कोई लड़ने की क्षमता रख सकता, क्यों नहीं रख सकता। तो देखो सुरक्षा आगे कितनी आगे चलेगी। तो मेरे ख्याल से ये हर नागरिक को, खाली सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स को नहीं, हर नागरिक के लिए उपयोगी है ये टॉपिक। आंतरिक सुरक्षा, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, वो हर किसी को उसका नॉलेज होना चाहिए, गहराई से पकड़ होनी चाहिए, और कहाँ से आतंकवाद आ रहा है, कौन इसे प्रोपेगेट कर रहा है, ये सारी जो है इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत है। जैसा अब पुस्तक की रचना अभी राजेश जी कह रहे थे, इसको क्लियर कर ही दिया कि एज ए सिविल सर्विस एस्पिरेंट कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ा दो। जब मैंने टॉपिक का सिलेबस देखा, मैंने सोचा बड़ा डेप्थ और बहुत ही गहरा टॉपिक बनाया है, सिलेबस बनाया है। तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम्हें पढ़ा क्या रहे हैं, तो पढ़ा रहे थे बिल्कुल अपोजिट, उन्हें आइडिया ही नहीं है। सिलेबस में एक टर्म है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर, यानी जो भारत के बाहर के जो एक्टर्स हैं,
हमारे देश के, जो हमारी सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, वो कौन है? हम जानते हैं सबसे नंबर 1 पे आईएसआई है। आईएसआई को 1971 के वार के बाद उनको क्लियर हो गया कि भारत से सीधे नहीं जीत सकते, इसलिए तब से वो हमारे देश के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला रही है। पहले पंजाब आतंकवाद, फिर कश्मीर में आतंकवाद, फिर पूरे देश में आतंकवाद, कभी मुंबई में ब्लास्ट, कभी गया में ब्लास्ट, कभी लखनऊ में ब्लास्ट। तो ये सारे जो हो रहा है, कभी हमारी पार्लियामेंट पे अटैक, तो ये जो जितना काम था ये सब आईएसआई का। तो 71 के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो भारत में इतने छेद पैदा कर दो कि अपने आप ही वो खत्म हो जाए। तो आतंकवाद हो, संप्रदायवाद हो, मतलब जो कम्युनलिज्म है, इसके बैक पे भी आईएसआई होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं, फेक करेंसी हो, ड्रग्स हो, ड्रग्स आज की तारीख में दुनिया में टेररिज्म को फंड करने का नंबर 1 सोर्स है। ड्रग्स की जो इकोनॉमी है, अगर आप लोग समझ लोगे बच्चों में, इसलिए ड्रग्स पे थोड़ा मुझे ज़्यादा बोलने का मन हुआ, क्योंकि नए यंग स्टूडेंट्स हैं। जो हेरोइन अफगानिस्तान में जब पैदा होते हैं अफीम से, 1 लाख रुपए किलो आती है। ये प्रिंसिपल मैडम को आइए प्लीज़। रिक्वेस्ट करूंगा अलकनंदा मैम और प्रिंसिपल मैडम को प्लीज़ स्टेज पे अपना आसन ग्रहण करें। तो मैं बात कर रहा था कि जो हेरोइन जब प्रोड्यूस होती है अफगानिस्तान में, उसकी वैल्यू होती है 1 लाख रुपए किलो प्रोडक्शन कॉस्ट। और जिस दिन वो पाकिस्तान बॉर्डर पार कर जाती है, और पार करती है आपको पता आईएसआई की मदद से, उसी दिन वो 1 करोड़ रुपए किलो हो जाती है। 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए किलो। और जब वो अमेरिका की तरफ पहुंच जाती है तो इट बिकम्स $1 मिलियन ए किलो, यानी 8 करोड़ 8.5 करोड़। सोचिए 1 रुपए का 800 रुपया बन रहा है। तो ऐसा ड्रग्स का बिजनेस है, उसमें आईएसआई ने हमारी पूरी युवा पीढ़ी को उलझा दिया। तो जिससे कि देश जो है ना, देश की युवा पीढ़ी देश को सक्षम और स्ट्रॉन्ग बनाने की बजाय वो जो है ड्रग्स के जाल में उलझ जाए। तो ये सब चीज़ों के पीछे जो है कहीं ना कहीं एक प्लान्ड उनका नैरेटिव चलता है। तो ये जब मुझे लगा कि भाई तो बड़ा टॉपिक है और इसके नाम पे जो कोचिंग सेंटर्स को आइडिया ही नहीं है, तो फिर मैंने, मनोज जी बैठे हैं, इनके भी हेल्प ली। ये उन दिनों आईबी में थे, और भी जो भी मतलब मैं हो सकता था, हमने बड़ी रिसर्च की और काफ़ी मेहनत हुई। विपुल भी मेहनत करता था, मैं भी मेहनत करता था। फिर जब ये भी बताऊं आप लोगों को, जब ये बुक आ गई, ये एकमात्र पुस्तक है जिसकी मैंने परमिशन ली, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है। मुझे लगा कोई गलती ना हो जाए। एमएचए कल को ये ना कहे भी आपने कैसे लिख दिया, एज ए सर्विंग ऑफिसर। तो हमने एमएचए में भेजा, उन्होंने आईबी को भेजा और 9 ब्रांचेज को भेजा। तो सब में फाइनली छोटी छोटी एक आध जगह इंगित भी हुआ कि भूटान के अगेंस्ट आप नहीं लिख सकते। भूटान भी कभी, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और म्यांमार में शरण लेते हैं, किंतु थोड़ा बहुत भूटान में भी लेते थे। बट वहाँ से राइडर आ गया कि वो हमारा इंडिया फ्रेंडली है। आज की डेट में हम कोई, यद्यपि वो मैं एज ए ऑथर लिख रहा हूँ, एमएचए नहीं लिख रही है किताब, फिर भी वो इस तरह के छोटे छोटे करेक्शंस हुए। फाइनली 6 महीने में मेरी परमिशन क्लियर हुई और ऐसे ये किताब का जो है फर्स्ट एडिशन आया। तो उसके बाद मैं थोड़ा और इसके आगे बताऊं कि 2015 के बाद सचमुच में भारत की जो रणनीति है अगेंस्ट टेररिज्म और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पे जो उनकी स्ट्रेटजी है, उसमें सचमुच प्रधानमंत्री जी के टेन्योर आने के बाद बड़े बदलाव आए। ऑपरेशन बालाकोट हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, इसमें बड़ी बात कहाँ है? बड़ी बात पता है क्या है आप सबके लिए? कि हम लोग क्या थे, हम हमेशा पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रेंट पे रहे कि संयम बरतेंगे, हम तो संयमशील देश हैं। कब तक संयम बरतेंगे? एक बात। दूसरी बात, 100 केस टेररिज्म के होते हैं, मुश्किल से 1-2 वर्कआउट होता है ढंग से। जब वर्कआउट होगा अरेस्ट होना मुश्किल, और अरेस्ट होने के बाद चार्जशीट होकर उनका कोर्ट में सजा पाना मुश्किल, 10-10 साल लग जाएंगे। तो इस सब से हो क्या रहा था, हमारे देश की इमेज एज ए सॉफ्ट स्टेट जा रही थी कि हम लोग टेरर के प्रति सॉफ्ट हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बड़ी नीति में जो चेंजेज आए हैं, पैराडाइम शिफ्ट इन आवर स्ट्रेटजी अगेंस्ट टेररिज्म,
ये हमने इसमें नए एडिशन में इस पर काफ़ी डिटेल में लिखा है। तो इससे कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है वो सब हमने इसमें चर्चा की। मतलब प्रोएक्टिव डिफेंस भी जरूरी है, लोगों के मन में कभी कभी डर डालना भी जरूरी है, क्योंकि डर वो भी एक उसका काम करता है कि जिससे आदमी अटैक नहीं करेगा आपको। वैसे पिछले 11 सालों में अगर आप देखेंगे कश्मीर से आतंकवाद 1/3 हो गया। 370 जिसने कभी सोचा नहीं था सपने में 370 हट जाएगा, 370 हट गया। जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद 2010 में मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन की थी, 11 में मैं बीएसएफ में आया। तो 2010 में दांतेवाड़ा में एक ही सिंगल डे अटैक में 10 अप्रैल को 76 लोग सीआरपीएफ के मार दिए नक्सलियों ने। इतनी उनकी पावर बढ़ चुकी थी। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नक्सलवाद हमारे देश की नंबर 1 प्रॉब्लम है, आंतरिक सुरक्षा के फ्रंट पे नंबर 1 प्रॉब्लम बोला था, ऑन रिकॉर्ड है। आज की तारीख में आपको पता है कि रेड कॉरिडोर सिमट रहा है, जो कभी 182 जिलों में था आज 18 जिलों में है। तो ये प्लान्ड और सही ढंग से पैरेलली हमने डेवलपमेंट की रणनीति अपनाई, पैरेलली सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लगाई कि एक तरफ उनका जो डेवलपमेंट के डेफिसिट है, गवर्नेंस का डेफिसिट है, हम अपनी दूर करेंगे, दूसरी तरफ उनको जो लोग हथियार उठाते हैं, जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते हैं, उन पे उनको छोड़ेंगे। तो इसलिए जब ये हुआ तो हमें रिजल्ट्स आए। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं एलियनेशन की प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, सारी दूर होके मेरे ख्याल से नक्सलवाद 10% पे है, नॉर्थ ईस्ट 10% पे है। अब मैं ये जरूर कहूँगा कि ये ऐसी समस्याएं होती हैं कि नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। अब मेरे विचार से जो पहले जब हम बीएसएफ सीआरपीएफ में थे, ये 3 बड़ी चुनौतियां थी, कश्मीर, नक्सलवाद और नॉर्थ ईस्ट। आज की तारीख में मैं 3 नई चुनौतियां गिनता हूं, तो वो हैं नंबर 1 ड्रग्स, नंबर 2 अवैध घुसपैठ। ये छोटी समस्या नहीं है, ये वो समस्या है जो आज नहीं तो कल 20, 30, 50 साल बाद इस देश में गृह युद्ध करवा सकती है। अवैध घुसपैठ के प्रति हमें सजग होना होगा। ऐसे ही भाई हमारे देश के रिसोर्सेज, हम अपने देश में तो रोजगारी खत्म नहीं हो पा रही, हम दुनिया भर के लिए ह्यूमैनिटेरियन हो जाएं, हम अपने देश को तो पहले बचाएं, स्ट्रॉन्ग करें। और तीसरा साइबर क्राइम। तो ये इन सब मुद्दों पे इस किताब में बहुत डिटेल में चर्चा हुई है। हमने इस एडिशन में जो है, मैंने पिछले 4 एडिशन में थोड़ा बहुत चेंज किया, पर इस एडिशन में मेजर चेंजेज है, इसलिए इसका रिलीज का सोचा कि ऑलमोस्ट 40 से 50% बुक बदल गई है। वीडियोज बनाए गए हैं जिससे, क्योंकि आज की तारीख में बच्चे वीडियो ज़्यादा देखते हैं, तो जिससे कि बच्चे कनेक्ट कर सकें। मेरा एक फोकस इस बात पे है कि ये जो टॉपिक है ना, इसमें पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने आपको कश्मीर या बालाकोट बताया, पर्सपेक्टिव आपका सही होना चाहिए। कोई बच्चा रटेगा तो कुछ नहीं, कोई आंसर पाएगा। यूपीएससी ऐसा कोई सवाल ही नहीं पूछती, आंसर कर सकते हो। आपका पर्सपेक्टिव अगर सही होगा, अगर आपके पास जेनेसिस, प्रॉब्लम की क्या जेनेसिस है, जो 5 W's होते हैं ना, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन इसके पीछे है, तब हमें जो है सर्टेनली उसकी पकड़ होगी और फिर कैसे भी यूपीएससी आंसर क्वेश्चन पूछे हम उसका ढंग से आंसर कर पाएंगे। मैं ये लास्ट में ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये खाली सिविल सर्वेंट के लिए नहीं है किताब, ये किताब हर नागरिक के लिए है। जागरूक नागरिक किताब पढ़नी चाहिए, जिससे कि उन्हें पता चले कि देश की सुरक्षा को कहाँ कहाँ से खतरे हैं, कहाँ कहाँ हमारे गैप्स हैं, कैसे उनको भरा जा सकता है। मैं एक अच्छा नागरिक होने के नाते क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, बहुत से नागरिक चाहते हैं कि उनको नॉलेज हो, किंतु वो गूगल यूनिवर्सिटी से नॉलेज ले रहे हैं, जो आधा अधूरा होता है, जिसमें कई बारी दूसरों का क्रिएटेड नैरेटिव होता है, जो एंटी फोर्सेज हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनका नैरेटिव भी उन तक पहुंचता है। तो हम अपना, हमारे देश की सुरक्षा के लिए हमारा क्या व्यू पॉइंट है, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, उसको समझने के एक बेसिक पकड़ ये किताब देगी। मैं लास्ट में फिर से हमारे मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री मनोहर लाल सर का विशेष धन्यवाद दूंगा, जो मेरे पर्सनल अनुरोध पर यहाँ पर आए। वो मतलब मैंने आज तक इनसे सरल हृदय कोई पॉलिटिशियन नहीं देखा।
आप समझ सकते हैं 35 साल की नौकरी की पुलिस में, डीजीपी पद तक रहे, बट सच में इतने सरल और सिंपल हृदय के सर हैं। किंतु साथ ही साथ मैंने ये नोट किया, कठोर निर्णय, कड़े निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। और इन्होंने हरियाणा में एक काम मैं गिनाऊंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, कि जॉब्स में जो ट्रांसपेरेंसी सर के टाइम में आई हरियाणा में, मतलब जानते थे कि ऑनेस्टली भर्तियां होती, बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्ती नहीं होती। खर्चा भी करो, पर्ची भी बनाओ, यानी कहीं से पुश भी लगवाओ, तब जाके आपकी भर्ती हो। दोनों खत्म कर दिए सर ने। और मैं उसका एक एग्जाम्पल, मेरा अपना गांव है जिले में कुराना, 10 साल में, सर के 10 साल में 220 लोग भर्ती हुए एक सिंगल गांव से, जो उससे पहले उन 10 सालों में 10 लोग भी भर्ती नहीं होते थे। और उसमें भी कितने पैर पड़ते होंगे, कहाँ कहाँ जाते होंगे पता नहीं। तो मैं सर का सर दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे अनुरोध पे यहाँ तक आए। मैं मैडम रमा का भी आभारी हूँ, जो हंसराज कॉलेज आपने हमें अपना ऑडिटोरियम दिया। निष्ठा सोसाइटी का आभारी हूँ, प्रभांशु जी का आभारी हूँ, लक्ष्य का आभारी हूँ, जो जिन्होंने हमें यहाँ पे ये अवसर प्रदान किया। मैग्रो हिल का लास्ट में, और जो मेरे मैग्रो हिल का आभार, जो इन्होंने बहुत अच्छा कोर्सवेयर वीडियोज जनरेट करवाए हैं। यद्यपि मेरे पास टाइम नहीं होता था, पर रात में करके हमने बना दिए वीडियोज़। और जो मेरे सीनियर्स भगत सर आए हैं, साथी मनोज यादव और अशोक कुमार आए हैं, और हमारे बीएसएफ के साथी आए हैं, बाकी सभी जितने लोग आए हैं, आप सबका दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सबसे पहले तो इस पुस्तक के लेखक श्री अशोक कुमार जी और सह लेखक श्री विपुल जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि जिस विषय पर यह पुस्तक लिखी गई है वो बहुत बड़ी समय की मांग है। देश हित में, राष्ट्र हित में इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। अब ये पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है, लेकिन इस विमोचन के कार्यक्रम में अगर मैं किसी एक क्षेत्र के साथ जोड़ना चाहता हूँ तो बहुत बैठे बैठे ध्यान में आ रहा था कि एक मल्टीपल सेक्टर्स के लोगों का आज ये सहभागिता है। देखता हूँ कि यहाँ रक्षा सुरक्षा उसके भी अधिकारी हैं, लेखक स्वयं बीएसएफ में रहे हैं, बाद में उत्तराखंड के डीजी पे रहे हैं, और आज भी रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए कितने ही अधिकारी उपस्थित हैं। और अगर इसको मैं प्रशासनिक सेवा के नाते देखूं तो जिसका कहा गया कि पुस्तक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो लोग आते हैं, शुरुआत करते हैं, यूपीएससी की परीक्षा देते हैं, तो मुझे देवेश जी बता रहे थे कि इस पुस्तक में से लगभग 1/3 जो कोर्स है, 250 अंकों का कोर्स इस प्रकार के विषयों में से ही आता है। तो ये उस सेवा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसको मैं शिक्षा के साथ जोड़ता हूँ तो शिक्षा के नाते भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है, खेल के नाते भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखक हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के एक प्रकार से वाइस चांसलर का जो ओहदा है, तो उस नाते से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये साझा कार्यक्रम मल्टीपल सेक्टर्स का है, किसी एक विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। और वैसे भी जिस प्रकार से जिस विषय को लेकर पुस्तक लिखी गई है, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, विषय को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इसका एक इतिहास की बात ज़रूर करना चाहूँगा कि आखिर ये विषय क्यों खड़ा होता है। और केवल भारतवर्ष में ऐसा है नहीं, ये सारी दुनिया के देशों में इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। हर देश का अपना इतिहास है। अगर अपने देश का पिछले 1000 साल का इतिहास हम देखते हैं तो हम एक सॉवरन कंट्री के नाते से यहाँ हमारे जो पूर्वज, उस समय राजा महाराजाओं का शासन होता था, लेकिन देश का इतिहास, देश की संस्कृति, देश के बाकी आचार विचार वो आपस में बहुत मिले जुले थे। एक देश अखंड रूप से और बहुत सहज गति से हजारों सालों का यहाँ का इतिहास है। कालांतर में क्या क्या कारण रहे होंगे मालूम नहीं, हमारी शक्ति कम हो गई, हम अपने अहम में, अभिमान में सो गए, विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ आक्रमण शुरू कर दिया, लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष कर रहे थे कि ऐसी विदेशी आक्रांताओं से कैसे मुक्त हो जाए। बहुत लड़ाइयों का इतिहास भरा पड़ा है। उनसे निजात पाने का जब अवसर आया तो बहुत कूटनीतिज्ञ तरीके से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, व्यापार और व्यापार फिर एक पश्चिमी सभ्यता को लेकर के इस देश में अंग्रेजों का राज आ गया।
एक कूटनीतिक से आक्रमण अलग अलग प्रकार से हुए, फौजी आक्रमण हुए, हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर कब्जा करने की बात आई, हमारे सांस्कृतिक तौर तरीके बदले जाए, शिक्षा में कैसे हमको ऐसी शिक्षा दी जाए, मैकाले की शिक्षा, कि यहाँ के लोग अपना स्वाभिमान कैसे भूल जाए, धर्म परिवर्तन जैसे विषय भी हुए। तो किसी देश की जो मूल निष्ठाएं होती हैं उसको कैसे नष्ट करना और देश की आंतरिक हर स्थिति के अंदर अपना घुसपैठ करना। मैं सर से मिला, मैंने कहा सर प्रीलिम्स दिया है और ऐसे ऐसे मैंने मेरा परिचय दिया। तो सर ने फिर बोला कि किस दिन घर आओ। तो सर की ये बहुत ज़्यादा सर का बड़प्पन कह लीजिए या सर की ह्यूमैनिटेरियन मानवतावादी सोच कह लीजिए। मैं फिर अगले दिन से ही सर से जुड़ गया और सर मुझे कंटिन्यूसली 1-1.5 साल तक गाइड करते रहे। और उसी दरमियान यूपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया मेंस एग्जाम का। और ये जो हमारी पुस्तक है इसका एक अलग से 250 मार्क्स का अलग से एक पेपर ऐड कर दिया, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। एंड चूंकि ये पेपर नया था तो उस वक्त कोचिंग सेंटर्स को और जितने भी टीचर्स थे कोचिंग मार्केट में उन सबको एहसास ही नहीं था कि ये पेपर एग्जैक्टली है क्या। जैसे मिसाल के तौर पे यूपीएससी ने सिलेबस में डाला एक्सटर्नल स्टेट एक्टर रोल्स इन टेररिज्म, तो उन्होंने स्टेट का अनुवाद राज्य कर दिया। जो कोचिंग सेंटर थे उनका उन्होंने ये इसका मीनिंग किया कि स्टेट एक्टर का मतलब छत्तीसगढ़ वाले क्या कर रहे हैं टेररिज्म पे, नागालैंड वाले क्या कर रहे हैं, जबकि स्टेट का मतलब वहाँ से स्टेट स्पॉन्सर्ड था, मतलब किसी देश द्वारा प्रायोजित। जो पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट था वो उसका मीनिंग था रादर देन की वो वाला। तो सर ने मुझे जब ये पेपर ऐड हुआ तो मैं 3 महीने लगातार सर के घर पे मैं जाके सर से गाइडेंस लेता रहा। मैंने मेंस एग्जाम लिखा। मेंस के बाद इंटरव्यू तक 3-4 महीने का गैप होता है। तो सर ने कहा कि इस पे कोई अच्छी पुस्तक नहीं है, क्यों ना हम दोनों मिलके पुस्तक लिख लें। मैंने कहा सर मैं तो अभी तक यूपीएससी पास हुआ नहीं हूँ, नौकरी कोई है नहीं, बेरोजगार युवा हूँ, मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि कैसे किताब लिखी जाती है, कैसे क्या किया जाता है। तो सर ने कहा तुम क्या कर रहे हो अगले 3-4 महीने। मैंने कहा सर इंटरव्यू तक एकदम फ्री हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है इंटरव्यू की तैयारी में, तो मैं खाली हूँ। तो सर का न्यू मोतीबाग में घर था, टाइप 6, उस वक्त आईजी हेडक्वार्टर बीएसएफ थे। तो सर ने कहा कि तुम मेरे घर ही शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे लिए तो बड़ी चौंकाने वाली बात थी। तो मैं फिर सर के घर ही शिफ्ट हो गया। मुझे अभी भी ध्यान है, जनवरी फरवरी मार्च 2014। और मैं 3 महीने सर ने एक कमरा दे दिया मुझे और 3 महीने में सर के घर पे ही रहा। और दिन में सर लोधी कॉलोनी में जो लोधी पे बीएसएफ का हेडक्वार्टर वहाँ जाते थे, तो 10 साढ़े 10 बजे मैं सर की गाड़ी में बैठ जाता था लैपटॉप लेके और मैं दिन भर सर के ऑफिस के अंदर ही सोफा पे मेरा काम करता रहता था। सर अपना सरकारी काम करते थे और इससे क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत थी। ये जो पुस्तक में हम एक भी फैक्ट गलत नहीं लिख सकते थे। तो 3 महीने तक ये हमारी रिसर्च चली, सर का गाइडेंस, और फिर हमने मैग्रो हिल से सर ने ही किया। क्योंकि मैं फिर से बताना चाहता हूँ मैं तो एक बेरोजगार युवा जिसने अभी तक यूपीएससी पास नहीं किया, उस वक्त का ये स्टेटस था। तो इन हालातों में ये पुस्तक लिखी गई। और जब मैं सर के साथ 3 महीने घर पे था तो अलकनंदा मैडम का काफ़ी मुझे प्यार, आशीर्वाद और पूरा एक वो मिला। सुबह शाम की जब हम वो किया करते थे तो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ सरकारी सिस्टम को जानने का मौका मिला। तो मुझे लगता है मेरे लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। इतना बड़ा एक्सपोजर मेरे जैसे आदमी के लिए मिल पाना उस वक्त पे संभव नहीं था। तो उसके लिए मैं सर के इस सानिध्य के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड एक अंतिम बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इस बुक के 7th एडिशन जो ये 7वां संस्करण आज रिलीज हो रहा है, इसमें मेरे योगदान की बात है तो मेरा इसमें 1% भी योगदान नहीं है। मैं बहुत ही साफगोई से स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि ड्यू टू मेरी निजी प्राथमिकताएं कुछ अलग थी, मेरे कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स थे जॉब के कारण, और मेरे कुछ दूसरे एकेडमिक परस्यूट से जो मैंने सर को बताया भी था। तो ये सर ने ही पूरा पिछले 1 साल से पूरा इसमें सर लगे रहे। मैं सर के पास जाता ज़रूर था, लेकिन इसमें आज जो सर ने इतना रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, इस बुक की वजह से मुझे जो पहचान, सम्मान मिली है, उसका शायद मैं उतना अधिकारी नहीं हूँ और मैं शायद उतना सचमुच डिजर्व भी नहीं करता। तो इसलिए मैं इस पूरी स्टोरी के साथ, चूँकि समय लिमिटेड है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप जो मेरे सारे सीनियर्स दिल्ली पुलिस के यहाँ पे बैठे हैं, मंच पे जो सम्मानित अतिथि हैं वो टीएमएच के ललित जी हैं, हंसराज कॉलेज के प्रोफेसर प्रभांशु, प्रिंसिपल मैडम, प्यारे बच्चों, आपने हमें वेट किया, सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इस कोर्स वेयर को श्री अशोक कुमार आईपीएस, जो उत्तराखंड के फॉर्मर डीजीपी और वर्तमान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हरियाणा के वाइस चांसलर हैं,
और श्री विपुल अनिकांत, डीसीपी सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस ने लिखा है। यह कोर्सवेयर उनके सब्जेक्ट की गहरी एक्सपर्टीज और थॉट लीडरशिप को दिखाता है। मुझे पूरा यकीन है कि यह कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सवेयर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण और इनोवेटिव रिसोर्स साबित होगा। मैग्रो हिल इंडिया की ओर से मैं इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए सभी डिग्निटरीज का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। तो जब ये मुझे आमंत्रण मिला, मैंने बिल्कुल स्वीकार किया। मैं इस पुस्तक चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के विमोचन के इस अवसर पर पुस्तक के प्रकाशक और दोनों लेखकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में यहाँ आमंत्रित किया, और मैं आयोजकों का भी और ख़ास तौर पे हंसराज कॉलेज का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने आज बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया है। मैंने चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का ये नया संस्करण पढ़ा है, क्योंकि यह पुस्तक मेरे प्रोफेशन से संबंधित होने के कारण के साथ साथ डिफरेंट तरह के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को रेखांकित करती है, और पाठकों की सोच को, खास तौर पे जो युवा हैं, जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, उनके हॉराइजन को भी काफ़ी ब्रॉडन करती है। मंचासीन अतिथिगण परंपरा अनुसार पुस्तक को हाथों में लेकर इस विमोचन में सहभागी रहेंगे। एक बुक हिंदी एडिशन में भी है जो सर बता रहे हैं, उसका विमोचन अभी हो रहा है। ये सून इट वुड बी लॉन्च्ड इन द मार्केट। अमेज़न पे आ गई ही है और जल्दी ही मार्केट में भी अवेलेबल होगी।